ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। अभी हम लोग आज करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डबल कॉलम बनानी है कैश बुक। फॉर्मेट ड्रॉ करो। इन दी बुक्स ऑफ बिमल। डबल कॉलम कैश बुक, थोड़ा फटाफट से बनाइएगा प्लीज फॉर्मेट। आसान सा क्वेश्चन है। डबल कॉलम कैश बुक में और सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या फर्क होता है सर? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड भी आता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसका मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। डेबिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ कैश, बैंक, और क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और सॉरी कैश और बैंक। चलो ये बन गया फॉर्मेट। रेडी एवरीबॉडी? रेडी विद द फॉर्मेट? पहला पॉइंट, जून फर्स्ट को हमारे पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। तो सर ये मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जून फर्स्ट की डेट पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट कॉलम में दोनों साइड में 2025 लिख देने का, ताकि मुझे हर डेट में अलग से ये मेंशन ना करना पड़े। उसके बाद 1 जून के दिन ये बैलेंस को मैं ब्रॉड डाउन कर रहा हूं, तो डेबिट साइड में करूंगा क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट साइड पे ही आएगा। कैश में है 5000 और बैंक में है 17,500। फटाफट से लिख लो। लिखा आपने? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिया? आगे चेक करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल असेट। अब पर्सनल असेट बेचा, क्या इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए? क्या पर्सनल असेट बेचा, क्या इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए? क्या नहीं। पर्सनल घर का कोई सामान बेचा होगा, घर में पैसे आए होंगे, इसी को एंट्री होनी नहीं चाहिए। बट वो जो पैसा आया ना, वो कहां पे जमा करवा दिया? फॉर्म के बैंक अकाउंट में। तो कुल मिला के अब ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। लेके कौन आया? ओनर अपने घर से लेकर आया। तो ये क्या है? एक तरह से एडिशनल कैपिटल। क्या एंट्री होगी? कम ऑन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल। किस कॉलम में लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे डेबिट साइड 5000। देखो ये लेफ्ट साइड जो होती है ना, इसको डेबिट साइड बोलते हैं। राइट साइड होती है इसको इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। चलते हैं आगे। चेक मिला एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। क्या हमने सेल करी उसका पैसा मिला है क्या? ये एडवांस मिला है? एडवांस मिला है। क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल? क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। नहीं, सेल तो नहीं करी आज हमने, तो क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल। अब यहां पे हम अगर चाहें ना, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल भी लिख सकते हैं। और वैसे प्रॉपर तो ये होगी कि आपको पैसा एडवांस किसने दिया होगा? आपके कस्टमर ने। किसने दिया होगा पैसा कमाना आपको एडवांस में? कस्टमर ने या डेटर ने, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो सकती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने स्कूल में कंफर्म कर लेना। मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। डेबिट साइड में टू एडवांस फॉर सेल, या फिर क्या आएगा? या फिर क्या आएगा? आपका कस्टमर अकाउंट या फिर आपका डेटर अकाउंट। ठीक है, कितना है सर? 50,000। जून 7 चेक करिएगा। पेड टू एस बोस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, कितना पे करा? 12,500 और डिस्काउंट कितना मिला? 200। तो हमें सर किससे मतलब है वैसे कैश बुक में? जितना अपन ने चेक से पेमेंट किया। डिस्काउंट मिलने वाला एंट्री अंदर तो रिकॉर्ड होता भी नहीं है।
तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री होगी पेमेंट करने वाली। एस बोस अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,500। अगर सिर्फ पेमेंट वाली एंट्री अपन देखें तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 7 जून को बाय एस बोस 12,500 बैंक कॉलम में। और डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री क्या हुई होगी, एस बोस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो कहां पे आएगा, वो कहां पे आएगा, वर्किंग नोट में लिखेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने सबने, ये लिखा। तो अब नीचे बनाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बनाओ जर्नल प्रॉपर क्या डेट है, 7 जून। देखो पूरी एंट्री तो पता है क्या हुई होगी, पूरी एंट्री हुई होगी एस बोस अकाउंट डेबिट 12,700 टू बैंक 12,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। बट हम डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पोर्शन तो लिख रहे हैं वर्किंग नोट में, और जो पेमेंट वाला पोर्शन है वो लिख दिया मैंने ऊपर कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। फटाफट से ये एंट्री कर लीजिए वर्किंग नोट के अंदर, चलते हैं फिर आगे। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती ना तो ये डिस्काउंट शीट कहाँ आता, कैश बुक के अंदर आता, क्रेडिट साइड में। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी कैश बुक के अंदर आता क्रेडिट साइड में, पर अपने क्योंकि दो ही कॉलम है, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड होता नहीं है, इसलिए इसको कहाँ लिख दिया, नीचे वर्किंग नोट में लिख के बता दिया। अब चलें आगे, लिख दिया हमने, ओके प्लीज चेक। पेड वेजेस इन कैश, कैश में अपन ने वेजेस पे कर दिया, एंट्री बोलो क्या हुई होगी, कमॉन एंट्री क्या हुई होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय वेजेस, किस कॉलम में, कमॉन कैश कॉलम में 3,000, फटाफट से लिख दीजिएगा। जून 20 चेक करो, एक चेक मिला मुझे ए मुखर्जी से और मैंने हाथों हाथ उसे बैंक में जमा करवा दिया, क्या एंट्री होगी, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी या डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ए मुखर्जी, डेबिट साइड पे बैंक वाले कॉलम में 6,000। अगर बैंक का ट्रांजेक्शन है तो बैंक कॉलम में, कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम में। ठीक है सर, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो पैसा आता है तो मेरा असेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे आएगा, और पैसा जा रहा होता है तो असेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये बेसिक से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। अब चलते हैं आगे। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या लिखा है, फॉर पर्सनल यूज, नहीं, इसका मतलब क्या है कि सर पैसा निकाल के कहां पे लेकर आए, ऑफिस में, क्या एंट्री हो गई होगी, क्या एंट्री हो जाएगी, पैसे निकाल लेना, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सी एंट्री होती है ये, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के कॉलम में तो जाके डेबिट साइड में लिखूंगा, और बैंक के कॉलम में जाके क्रेडिट साइड में लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां बैंक क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, बाय कैश, डेट क्या है 21 जून। और एलएफ वाले कॉलम में क्या लिखेंगे कि इसको आगे कहीं पे पोस्ट मत करना, उसके लिए इंडिकेशन लिख देंगे सी फॉर कॉन्ट्रा, कि भाई आगे इसको कहीं पोस्ट मत करना कोई दूसरे लेजर अकाउंट में, इसलिए सी लिख के सर्कल लगा दो, भाई कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका दोनों इफेक्ट यही खत्म हो गए, इसको लेजर में आगे पोस्ट करना ही नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलें आगे, क्लियर, पक्का, श्योर, ओके। पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, एंट्री बोलो कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी, एंट्री एंट्री एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सैलरीज, कैश वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 4,000। डेट क्या है 29 जून। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो प्लीज, फास्ट एवरीबॉडी। लिखा आपने सब, चले आगे। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड दी सेम। अब आप चाहो तो इसकी दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो और आप चाहो तो इसकी सेम एंट्री कर सकते हो, क्योंकि एक दिन पे ही हुआ है। पैसा आया, मैंने कहा जमा करा दिया, बैंक में, और किस चीज का पैसा आया, सेल्स का, तो नेट एंट्री क्या हो जाएगी,
अगर एक ही एंट्री करता हूँ क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आप दो अलग अलग एंट्री करते हो तो पहले आप एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर कैश को बैंक में जमाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पर दो एंट्री की जगह मैं तो नेट एंट्री प्रेफर करूंगा, सेम डेट की ट्रांजेक्शन है, तो वी कैन पास नेट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स 8,000 30 जून। फटाफट से लास्ट पॉइंट चेक करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। पेड रेंट बाय चेक बड़ा ही आसान है सर, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट, किस कॉलम में, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 1,000 रुपीज। अब फटाफट से आप डेबिट साइड के कॉलम की टोटल लगवा दीजिए एवरीबडी। कैश में कितना आ रहा है 10,000, बैंक की डेबिट साइड में कितना आ रहा है 86,500। अब आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करो और बताओ कितना बैलेंस बच रहा है। कैश में कितना बच रहा है भाई, 3,000 बच रहा है अपने पास कैश का बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,000। सर्कल लगा रहा हूं तो आपको पता रहे बैलेंसिंग फिगर है। और इसमें कितना आएगा बताना, 68,000। और ये बैलेंस वैसे किस डेट पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 1 जुलाई को ऑपोजिट साइड पे इसको ब्रॉट डाउन कर लिया करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नहीं नहीं नहीं, ये तो केवल अपनी कॉपी में लिखते हैं ताकि पता लग जाए कि यार मैंने इसको बना के क्या कैलकुलेट किया है। बैलेंसिंग फिगर के लिए हम लोग तो इसको सर्कल कर देते हैं, मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ ये चीज, इससे क्या होता है कि जब रिवीजन करते हैं तो मालूम पड़ जाता है हमने कैलकुलेट किया है ये। भाई ये तो सारे पोस्ट हुए हैं और ये अपना कैलकुलेशन से आया है, बैलेंस आया है। ओके, अब चलते हैं आगे। ऑल डन एवरीबडी, श्योर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 8। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 8। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विनोद की कैश बुक बनानी है, कौन सी वाली, टू कॉलम। तो सर सबसे पहले तो बनाएंगे फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ विनोद, फास्ट एवरीबडी, इन द बुक्स ऑफ विनोद। टू कॉलम कैश बुक, थोड़ा फटाफट से बनाइएगा फॉर्मेट। आप लोग को पता है फील होगा कि एलएफ कॉलम मेरे कोई काम ही नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आता है, क्योंकि अपन क्या है किसी भी क्वेश्चन में मतलब जर्नल और लेजर साथ में तो बनाते नहीं है, तो ये कोई काम वाम नहीं आता है, बस बनाने के लिए बनाना पड़ता है। तो तब ऐसे कोई क्वेश्चन होता है उसमें मजा आया कि भाई अपन पूरा जर्नल बना रहे हैं 1 महीने का, उसके बाद फिर पूरा लेजर बन रहा है, फिर पेज नंबर लिख रहे हैं, तो समझ में आता है। पर यहाँ पे केवल फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए अपन बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश बुक बन रही है, लेजर के अंदर सिर्फ लेजर बनवाए, जर्नल के अंदर सिर्फ जर्नल बनवाई। और देखो आप अपना फॉर्मेट बड़ा प्रॉपर बनाया करो सर, आपका प्रेजेंटेशन ही आपकी रिप्रेजेंटेशन है एग्जामिनर के सामने।
आपको कितना अच्छा आता है उस पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उसके नंबर ही दिए जाएंगे भाई। बना दिया आपने फॉर्मेट। इन दी बुक्स ऑफ विनोद क्या बना दी, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का एक और नाम क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब एक कॉलम कैश का एक कॉलम बैंक का, मतलब कैश और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन या पोस्ट होते हैं रिकॉर्ड होते हैं, पोस्ट होते हैं रिकॉर्ड होते हैं। ये जर्नल का पार्ट है या लेजर का पार्ट है, जर्नल का पार्ट है। हालांकि कैश और बैंक का लेजर अकाउंट भी यही है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। यहां पे हम कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद अलग अलग अकाउंट में यहां से पोस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो October 1, ओके। तो सबसे पहले आप डेट कॉलम में दोनों साइड क्या लिख दोगे, 2025 ईयर लिख दोगे, ताकि बार बार हर डेट के साथ मुझे ईयर ना लिखना पड़े। 1 अक्टूबर को मेरे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यानी कि ओपनिंग बैलेंस है ये। कितना है सर, 25, 75। थोड़ा फोकस करिए करना, साथ साथ में रहना, कोई डाउट आ रहा है तो हैंड टू हैंड क्लियर कर लेना सर। बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक, एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां आ जाएगा बाय परचेजेस। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेजेस। एंट्री हो गई अमाउंट 15,000 बैंक कॉलम के अंदर। लिखा आप लोगों ने, ओके सर। बॉट गुड्स कुछ भी नहीं बोला, किससे परचेज किया वो भी नहीं बोला, तो कैश में परचेज किया होगा, क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 5,000। अब पीडीसी इशूड अर्लियर ऑनर्ड, क्या है ये, पीडीसी इशू की क्या एंट्री होती है, पीडीसी रिसीव्ड की क्या एंट्री होती है। हाँ जी, ये बहुत ही शानदार पार्ट है। तो देखो, मैं आपको एक बार पीडीसी रिसीव्ड और पीडीसी इशूड की बात से बताता हूं। आज डेट है एक्चुअल में 5 अगस्त 2026। ठीक है, आज मुझे एक चेक मिला, मैं बता रहा हूं भी पीडीसी रिसीव्ड की, पीडीसी रिसीव्ड। आज मुझे चेक मिला, चेक पे डेट डली हुई है 9 सितंबर 26, पर मुझे चेक कब मिल गया, आज 5 अगस्त को। तो मैं तो इस 5 अगस्त को चेक मिलने की एंट्री तो करनी पड़ेगी मेरे को। हालांकि आपको एक बात पता है टेक्निकली, कि मैं 9 सितंबर से पहले इस चेक को मैं बैंक में जमा नहीं करवा सकता, डेट से पहले बैंक में जाएगा ही नहीं, आप ये मान के चलना। तो पर चेक मिल तो गया ना, मिल तो गया मतलब ट्रांजेक्शन तो हो गया, ट्रांजेक्शन तो हो गया, और मेरे कस्टमर ने तो उसका हिसाब चुका दिया, डेटर ने तो चेक दे दिया, तो मुझे रिकॉर्ड तो करना चाहिए। क्या एंट्री होगी आज, बैंक अकाउंट डेबिट है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड, क्योंकि सर बैंक में तो डिपॉजिट मैं कर ही नहीं सकता, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिसने भी मेरे को दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 10,000, प्लीज चेक करते रहना सर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे बताओ, मैं ये चेक कब तक अपने पास रखूंगा। अगर पैसे की जरूरत है तो डिस्काउंट करवा लाऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ है, याद है क्या, पैसे की जरूरत है तो चेक ले ले, पैसा दे दे, कुछ पैसे कट करके दे दे, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं उसको। हेलो, या तो पैसे की जरूरत है समय से पहले तो मैं डिस्काउंट करवा के ले आऊंगा, और अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं चेक को अपने पास कब तक रखूंगा, 9 सितंबर तक। और 9 सितंबर को या उसके बाद, ऐसा थोड़ा ना कि 9 सितंबर को ही चेक बैंक में डालना पड़ेगा, उसके बाद अगले 3 महीने तो डाल दो, क्या दिक्कत है। पर मैं तो मान रहा हूं कि 9 सितंबर को ही ये चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया, उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी आप बताओ। उस दिन तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और
ये चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो होती है सर पीडीसी रिसीव्ड की अकाउंटिंग, ठीक है। अब फोकस करना पीडीसी इशूड की अकाउंटिंग कैसे होती है। आज डेट है 5 अगस्त। अब मुझे ना एक क्रेडिटर को पेमेंट करना है, पर मैं ये चाहता हूं, या हो सकता है कि मुझे पेमेंट 1 महीने बाद करना है। फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद पेमेंट करना है, 5 सितंबर को मुझे पेमेंट करना है, पर वो क्रेडिटर मेरे बात का विश्वास नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, हम तो आपको जानते नहीं है, क्या पता आप दोगे नहीं दोगे, हम तो आपको आपके नोन ही नहीं है, तो आप तो एक काम करो साहब, चेक बना के दे दो 1 महीने बाद का। इधर ध्यान दे लो मैम, क्या बना के दे लो, चेक बना के दे लो 1 महीने बाद का। तो मैंने 5 अगस्त को एक चेक बनाया, यहां पे चेक के अंदर नाम लिखा पे टू क्रेडिटर, यहां पे अमाउंट भी लिख दिया 10,000 ओनली। ओनली लगाना पड़ता है, चाहे 10 करोड़ होंगे ना तो भी ओनली लगाना पड़ेगा। ओनली का मतलब हो गया कि भाई इतना ही है, खत्म, इसके बाद कोई और कुछ लिख मत देना। यहाँ पे फ्रॉडियाबाजी हो जाती है ना भाई, तो ओनली लगा के वहां लाइन काट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में स्टार्टिंग से 10,000 भरा, और फिर एक डंडा यहाँ पे ऐसे स्लैश करके, और फिर ओनली का साइन होता है, ये ओनली का साइन होता है, ठीक है। स्लैश करके यहाँ पे एक पूरा एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि भाई इसके अलावा अमाउंट नहीं है। अपने यहाँ पे साइन वाइन कर दिए, पर यहाँ डेट जब मैंने डाली ना, तब डेट डाल दी मैंने चेक पे 5 सितंबर 2026। आज डेट क्या है, 5 अगस्त। मैं चेक दे भी कब रहा हूं, 5 अगस्त को। चेक इशू भी कब कर रहा हूं, 5 अगस्त को। पर चेक के ऊपर डेट क्या डाल के दे दी, 5 सितंबर, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि अगला बंदा पैसा कब ले, 1 महीने के बाद। क्योंकि 1 महीने तक आपको पता है वो चेक का कुछ कर नहीं सकता, वो खुद के पास रखेगा संभाल के, और 1 महीने बाद जाएगा वो क्रेडिटर खुद के बैंक को देगा, उसका बैंक मेरे बैंक के पास आएगा, मेरा बैंक मेरे खाते से पैसे काट के और क्रेडिटर के बैंक को दे देगा। पर ये कब होगा, आज 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद, ठीक है। पर पहले 2-3 साल पहले तक तो आपकी किताबों में था कि अगर आपने 5 अगस्त को ये चेक दे दिया है, पर चेक पे डेट कब डली हुई है, 5 सितंबर की, तो आप 5 अगस्त को एंट्री मत करो। पर अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब ये कहते हैं कि चेक आपने दिया है ना, कब दिया है चेक आपने, 5 अगस्त को दिया है ना, भले ही आपके बैंक से 1 महीने बाद पैसा कटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिस दिन चेक दे दिया, चाहे 1 महीने बाद की डेट डाल के दिया हो, तो भी आपको तो एंट्री 5 अगस्त को चेक इशू की करनी पड़ेगी। तो बताओ 5 अगस्त को आज मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 10,000, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना और समझना बात क्या हो रही है, प्लीज सुनना। 5 अगस्त के 1 महीने बाद 5 सितंबर को ये क्रेडिटर खुद के बैंक के पास गया, इसका बैंक मेरे बैंक के पास आया, और मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए काट के किसको दे दिया, क्रेडिटर के बैंक वाले को दे दिया। कुल मिला के पता है क्या हो गया, ये पीडीसी ऑनर हो गया, पीडीसी का पेमेंट हो गया। मतलब मैंने जो 1 महीने बाद पेमेंट देने का वादा किया था चेक देके, वो वादा पूरा हो गया। चेक देने का मतलब वादा ही है। अगर मैं तुम्हें चेक बना के दे रहा हूं, उसका मतलब मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं कि जाओ बेटा मेरे बैंक से जाके पैसे ले लो, वो मिल जाएंगे। तो ये भी तो एक वादा ही हुआ। तो 1 महीने बाद जब आप मेरे बैंक के पास आए, मेरे बैंक ने पैसा आपको दे दिया, मेरा वादा पूरा। तो पोस्ट डेटेड चेक इशूड इन अगस्त ऑनर्ड इन, वादा पूरा कब हुआ, इन सितंबर, ऑनर हो गया साहब। मेरे बैंक वाले ने मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। आप बताओ 5 सितंबर को मुझे क्या एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, मुझे वापस से बैंक को क्रेडिट करना है क्या? क्यों करेंगे भाई, जब चेक दिया था तभी मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब ये पैसा एक्चुअल में मेरे खाते से कटा है,
तो क्या वापस से एक बार मैं टू बैंक करके एंट्री पास कर दूं अरे नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। एक बार जिस दिन चेक दिया उस दिन ही मैंने टू बैंक कर दिया, तो वापस आज 5 को मुझे वापस से एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अब होगी, मतलब अब कोई एंट्री होगी ही नहीं। नो एंट्री विल बी पास इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नाउ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पास्ड एंट्री फॉर इशूइंग पोस्ट डेटेड चेक वाइल इशूइंग इट। सिंपल है, जब इशू किया, जब एंट्री कर दी तो वापस क्यों करना है। आज तो मैंने उस एंट्री का, उस चेक का ऑनर किया है। अब आप वापस से अपने क्वेश्चन में आ जाओ। तो मैंने पीडीसी इशू किया है क्या आज, या जो पीडीसी पहले इशू किया था उसको ऑनर किया है? बोलो यार, पीडीसी इशूड या पीडीसी इशूड अर्लियर ऑनर्ड? जो मैंने अगस्त में दिया था उसका पेमेंट सितंबर में हुआ है, या जो मैंने फॉर एग्जांपल अगस्त में चेक इशू किया होगा उसका पेमेंट अक्टूबर में हो रहा है, तो क्या मुझे वापस से आज एंट्री करनी है या इशू के टाइम पे कर चुका हूँ? तो आज क्या होगा? नो एंट्री। क्या होगा? कम ऑन, नो एंट्री। समझ में आया इसका आंसर? तो नो अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या हुआ सर? हाँ, वर्किंग नोट में आएगा सर, ये वर्किंग नोट में आएगा। इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर वर्किंग्स। क्या डेट है? 10th ऑफ अक्टूबर है क्या? अ पीडीसी इशूड अर्लियर, PDC issued earlier now honored will not be recorded in books of accounts now. Yeah, no entry should be passed for this type of transaction. Whatever you want to write, just write. Okay. चलें आगे। ठीक है, लिख दिया आपने, पक्की बात, शॉर्ट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? ओके, चलते हैं आगे। कुल मिला के लिखा ये है कि भाई पीडीसी जो इशू किया था पहले, उसका अगर मैं ऑनर कर रहा हूं तो वो अब रिकॉर्ड वापस से होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे। पेड मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे मैंने पे किए होंगे जिसका नाम नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस को अपन बोलते हैं। ठीक है, 150 रुपए का। तो क्या एंट्री हो जाएगी? मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कहाँ आएगा सर? ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कैश कॉलम में, 14th ऑफ अक्टूबर। Ramesh, who owed 5,000, became bankrupt and paid half the amount. रमेश, जिससे हम 5,000 वो मांगते थे, वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। और कितना रुपए दिया उसने हमको? 5,000 में से आधा अमाउंट दे दिया। तो आधा बचा हुआ देगा या वो नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बैंकरप्ट हो गया ना, है ही नहीं इसके पास, खाने के पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से देगा तुमको? समझो बात। तो आप मुझे बताओ पूरी एंट्री क्या होगी? पूरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2,500। आगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500 और टू रमेश 5,000। आई होप आपको ये एंट्रीज आती है। अब आप मुझे बताओ इस एंट्री में से कौन सा वाला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन या सेकंड पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? पोर्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पोर्शन या रिकॉर्ड होगा कैश बुक के अंदर। तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू रमेश 2,500, और बाकी जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। हर बार ऐसा रट मत लेना कि जो कैश बुक में नहीं आ रहा वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन अगर कैश बुक में नहीं आ रही तो कहाँ आएगी? परचेज बुक में आएगी। क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन अगर कैश बुक में नहीं आ रही तो कहाँ आएगी? सेल्स बुक में आएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे रटना मत लग जाना कि कैश बुक में नहीं आया तो जर्नल प्रॉपर में आएगा, ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है। कैश बुक में नहीं आया तो या पता परचेज बुक में आ रहा हो, क्या पता सेल्स बुक में आ रहा हो, क्या पता परचेज रिटर्न में आ रहा हो, क्या पता सेल्स रिटर्न में आ रहा हो, या पता जर्नल प्रॉपर में आ रहा हो। तो यहाँ पर लिख रहे हैं टू रमेश
अब सर वो बैड डेट वाला पार्ट नीचे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, वर्किंग बनाएंगे फिर, वर्किंग बनानी पड़ेगी भाई लोग। तो मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ जर्नल प्रॉपर का, क्योंकि जर्नल प्रॉपर के काफी सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ऊपर दिए होते हैं पर वो जर्नल प्रॉपर में आते हैं, तो उसके लिए क्या है, फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो पूरी एंट्री करूंगा इसमें? नहीं नहीं सर, वो सिर्फ बैड डेट्स वाली एंट्री यहाँ पे करेंगे। प्लीज आप सब लोग बना लो, चाहे आपको स्कूल में बनवाते हो चाहे नहीं बनवाते हो, दिस इज द करेक्ट वे। बनाओ बनाओ सर बनाओ, कंपलसरी है ये, ऑप्शनल नहीं है, इट इज कंपलसरी। आई चेक। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500, 2500। क्योंकि कैश वाला पोर्शन तो ऊपर रिकॉर्ड हो गया, बस जो रिकॉर्ड ना हो पाया वो मैंने यहाँ पे नीचे दिखा दिया। ओके, क्योंकि ना तो ये क्रेडिट परचेज है, ना ये क्रेडिट सेल है, ना परचेज रिटर्न है, ना क्रेडिट ना सेल रिटर्न है। कहाँ जाएगा बेचारा जर्नल प्रॉपर में? ओके, समझ में आ गई बातचीत सबको? पक्का श्योर? नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट। लिख दिया आप हमने? ओके। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर 7500, अलाउड डिस्काउंट 250। एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर, पर हम केवल कैश रिसीव्ड वाला पोर्शन तो कैश बुक में लिख देंगे, डेबिट साइड में टू मनोहर। 7500। और डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन कहाँ लिखोगे? जर्नल प्रॉपर। फटाफट से जर्नल प्रॉपर में लिख के आओ 20 अक्टूबर को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर। थोड़ा फटाफट लिखो प्लीज। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर 250। ओके, क्लियर? पक्का श्योर? चलें आगे। लिख दिया आपने ये? तो जो कैश और बैंक वाला पोर्शन है वो तो ऊपर रिकॉर्ड होगा, और जो वहां रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा वो फिर हमने वर्किंग नोट में जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके दिखा दिया है। अभी चलते हैं आगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक एंट्री बोलो सर। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले अमाउंट लिखने का, कैश वाले कॉलम में डेबिट साइड और बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड। 23 अक्टूबर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बाय कैश 4000। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ वाले कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा। आई होप समझ में आ गया आपको? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो सबसे पहले अमाउंट लिखने का। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में लिख दिया, बैंक क्रेडिट हो रहा है बैंक के क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब कैश के डेबिट में लिखा है तो आगे टू बैंक आएगा, बैंक के क्रेडिट में लिखा है तो आगे बाय कैश आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो जाते हो और अगर आपने अमाउंट से ही लिखा है ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब बात समझो, पूरा गलत नहीं होगा। तो पहले हमेशा अमाउंट लिखो और फिर लिखो ये पोस्टिंग, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। चलते हैं आगे। पेड टू घनश्याम एंड कंपनी कितना पे करा भाई? 3000 तो पे कर दिया, डिस्काउंट कितना मिला? 100। तो बताओ ओवरऑल एंट्री क्या हुई होगी? घनश्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 3100 टू कैश 3000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो जो पेमेंट वाली एंट्री वो तो हम लिखेंगे अंदर कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे। भाई घनश्याम 3000
कैश ही मानते हैं, कुछ नहीं बोल रहा होता है, पे करा है तो फिर पे कैश में करा होगा भाई, हम तो कैश ही मानते हैं। और वो डिस्काउंट वाली एंट्री कहाँ लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में लिख के आओ फटाफट से, 24 अक्टूबर की एंट्री लिख के आओ। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लिखने के बाद जर्नल प्रॉपर में एंट्री लिख के आओ, घनश्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज। फास्ट एवरीबडी प्लीज। ओके क्लियर, ले बुक ले ले, आगे चेक करो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, हाँ जी सबसे आसान है, बताओ क्या होगा इसका? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग। पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला बैंक से, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होती है, तो क्रेडिट साइड पे आ गया बाय ड्रॉइंग। कितना रुपए निकाला बोलो फटाफट, कितना आएगा बोलो भाई? 3000 लिखा आपने, बाय ड्रॉइंग बैंक में 3000। चलते हैं आगे, चले भाई चले। ओके सर। सोल्ड गुड्स, कुछ भी नहीं बोला, नाम भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्या मानेंगे? कैश सेल है क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड, रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल करे, सेल्स है, और चेक मिला। अब चेक मिला तो क्या बैंक में जमा करा दिया, कुछ बोला है क्या? अच्छा आगे भी नहीं बोला कि बैंक में जमा कराए, तो हम तो ये मान लेंगे फिर बैंक में जमा सेम डेट पे करा दिया, वो क्या एंट्री हो जाएगी? चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कम ऑन वेरी गुड, लिखो फटाफट से डेबिट साइड पे 19,000। Received part payment from Akhil of 5,000 and deposited 3,000 out of it to into the bank। अरे भाई अगेन वही बात, चाहो तो दो एंट्री और चाहो तो एक एंट्री। पैसे कितने मिले बताओ? 5,000। अगर अलग अलग एंट्री करूंगा तो एंट्री क्या होगी देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू अखिल 5,000 5,000, और इसमें से कितने बैंक में जमा करा दिए, तो अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 3,000। ये तो होगी दो दो अलग अलग एंट्री। पर दो एंट्री क्यों करेंगे भाई, एक ही डेट का ट्रांजेक्शन है। तो आप मुझे बताओ बैंक में कितना चला गया अखिल से मिला हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, इसका मतलब नगद में कितना रह गया, हाथ में कैश कितना रह गया? 2,000। और अखिल से मिला है, अखिल अपना डेटर है, अब उसने पेमेंट दिया है, तो असेट कम हो गया, तो अखिल को क्रेडिट कर दिया 5,000। समझ में आया क्या? आप चाहो तो दो एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो एक नेट एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेट एंट्री करी है, जैसा फिर आपके स्कूल में करा रहे हैं वैसा आप कर सकते हो, पूछ लेना कैसे करना है, आंसर सेम आएगा, आंसर विल बी सेम। ओके, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं 29 अक्टूबर को, सॉरी डेबिट साइड पे आएगा, सॉरी सॉरी डेबिट साइड पे आएगा 29 अक्टूबर को टू अखिल, बैंक में तो आ जाएगा 3,000, कैश में आ जाएगा 2,000। और कुछ बचा है? नहीं सर, नहीं बचा है सर। तो अभी दो तीन लाइन छोड़ने के बाद में मैं टोटल लगा रहा हूँ यहाँ पे, डेबिट साइड की टोटल लगवा दो, कैश में कितने आ रही कमॉन? 48,000 आ रही है कैश की डेबिट साइड की टोटल। तो बताना 48,000 में से अगर अपन ये माइनस कर देंगे 8,150, तो कितना बचेगा? 39,500। 48 सही आ रही है क्या अभी? 48, 52 आ रही है? 35 और 15, अरे भाई 35 और 15, 50 और 2 52 हो गई ना भाई। हाँ वेरी गुड। 52 में से माइनस करिए 8,150, कितना आ रहा है? 43,000
850। अक्टूबर के दिन। अच्छा बैंक का बताइए टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड में बैंक का टोटल कितना आ रहा है, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ 97,000, इसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है बताओ। 75,000। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। करा आप लोगों ने श्योर? कोई डाउट तो बताइए। दिख गया? 43,850 और 75,000, ये हो गया सर अपना क्वेश्चन नंबर 8। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से बनाइए फॉर्मेट, फटाफट से बनाइए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रीमा। टू कॉलम कैश बुक। थोड़ा फास्ट करिएगा प्लीज। अरे डेबिट क्रेडिट डेबिट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके सर, तो इन दी बुक्स ऑफ रीमा टू कॉलम कैश बुक हमने बना दिया फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड, राइट साइड में क्रेडिट साइड। थोड़ा फटाफट से बना लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अप्रैल, ओके तो सबसे पहले तो 2026 डेट कॉलम में आप लिख दीजिएगा ताकि हर डेट के बाद मुझे ईयर मेंशन ना करना पड़े। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो सर 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2024 500। लिखा आपने? थोड़ा फटाफट से करना, समझते समझते करना सर, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 और 24,500 कैश कॉलम और बैंक कॉलम में लिख दिया है। अब चलते हैं आगे। कैश की सेल्स एंट्री बोलो, कैश की सेल कम ऑन किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स। अमाउंट बोलना कितना, 60,000। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा करवाया, क्या जमा कराया होगा, खून। ब्लड बैंक थोड़ी ना है बैंक का सर, क्या जमा होगा, कैश। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले अकाउंट लिखूं या अमाउंट लिखूं, पहले अमाउंट लिखूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में बैंक को के अमाउंट लिख दूंगा और कैश के क्रेडिट में अमाउंट लिखूंगा। अब ये लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और ये लिख दूंगा बाय डेट। क्या है डेट, 5 अप्रैल। ओके सही है, तो 5/4 ही तो है। समझने वाला समझ गया ना यार भाई, यार मतलब बात वो है भाई। लिखा आप लोगों ने? ओके चलो। इशूड चेक टू सोहन, सोहन को चेक इशू की एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो।
सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय सोहन, कितना है अमाउंट बोलो। बैंक कॉलम में 10,000। ओके, चला आगे। लेट्स गो अहेड। April 12 received check from National Insurance Company Limited against claim lodged last year। ओ, हमने लास्ट ईयर क्लेम किया होगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप मुझे बताना जब क्लेम किया होगा तो अपन ने क्या एंट्री कर दी होगी। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया होगा अपन ने, भाई पढ़ा है अपन ने, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उस समय डेबिट किया होगा कि भाई हम तेरे से पैसा मांगते हैं। वैसे तो गलत है ये टेक्निकली। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कब करना चाहिए, जिस दिन क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, पर ठीक है आपको सिखाया 11th क्लास में कि जिस दिन क्लेम लॉन्च करते हैं उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देना। तो हमने लास्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया होगा इस उम्मीद में कि पैसा आएगा आएगा आएगा। अब आज मालूम चल रहा है कि 19,800 रुपीज आ गए, और वो भी किस फॉर्म में आए हैं, चेक फॉर्म में आए हैं। तो सर क्या एंट्री कर देंगे, सिंपल बताओ ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पूरा लिखना भाई साहब, नाम दिया हुआ है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो डेबिट साइड लिखो। सीओ मतलब कंपनी, एलटीडी मतलब लिमिटेड। ओके, कितना आया, 19,800। ओके, लिखो फटाफट से और फिर चेक करो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक करिए प्लीज फास्ट एवरीबडी। Sold goods to Neeraj of 25,000, received cash 10,000, balance by check, allowed him discount 500। चेक कितने का मिला, चेक कितने का मिला। हाँ, सेल्स कितने की है, 25,000, उसमें से कैश कितना मिल गया, 10,000, कितने बाकी रह गए, 15,000, डिस्काउंट कितना दिया, 500, तो चेक कितने का मिला, 14,500। देखो ओवरऑल एंट्री है, ओवरऑल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, और टू, अरे क्या नीरज, टू सेल्स 25,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अलाउड 500, टू सेल्स 25,000। आप मुझे बताना इस ट्रांजेक्शन का कौन सा पोर्शन रिकॉर्ड होगा 1 2 3 में से, 1 और 2। कैश भी रिकॉर्ड होगा, बैंक भी रिकॉर्ड होगा, बट डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे वर्किंग नोट जर्नल प्रॉपर में, फटाफट से लिखते हैं कमॉन। डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, कैश में तो 10,000, बैंक में 14,500, चेक बाद में जमा कराया क्या। ओके 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 ओके, तो फिर यहाँ पे भाई बैंक नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा चेक इन हैंड। इसको प्लीज फिर बैंक अकाउंट में अभी मत लिखना आप, इसको यहाँ पे लिखा है तो कट कर देना आप लोग, सिंगल लाइन से कट कर देना प्लीज, सिंगल लाइन से कट कर देना। एंट्री क्या हो जाएगी, ओवरऑल हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि चेक मिला है पर हमने बाद में जमा कराया है, ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ आज बैंक डेबिट नहीं करेंगे, चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। तो आज सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट करके मैंने कैश बुक को छोड़ दिया, बाकी ये चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड वाला पार्ट कहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, नीचे वर्किंग नोट में जर्नल प्रॉपर में। तो आ जाओ वर्किंग नोट में चलते हैं अपन। डेट क्या है, डेट बोलना। 14th, 14 अप्रैल को चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स।
सर पर फिर सर ये तो है ना, इनको सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए सर। है जी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो फिर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। अरे पर सर क्या करे, दुख की बात ही तो यही है कि ना तो इस ट्रांजेक्शन में कैश बैंक इन्वॉल्व है और ना ये क्रेडिट सेल्स है। तो सर बेचारा, इसका तो कोई घर ही नहीं है, ये कहाँ जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर वहीं जाना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्रेडिट सेल होता तो जरूर फिर हम कहाँ लिख देते, सेल्स बुक में। ये तो क्रेडिट सेल भी नहीं है, कैश भी नहीं है, ये वाला पोर्शन तो एटलीस्ट। चले आगे, लिखा आपने ये, ओके। परचेज फर्नीचर बाय चेक, एंट्री बोलो। फर्नीचर या परचेज अकाउंट डेबिट? परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। $10,000 बैंक कॉलम। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू, तो तुम बोल क्यों रहे हो? तुम ही बोले, आवाज आई वापस। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो डेबिट साइड में लिखो टू फर्नीचर। $10,000। अच्छा, पैसा कैश में आया, परचेज बैंक से किया था, ठीक है सर। तो पैसा आया वो तो कैश में आया, परचेज किया था बैंक से। आगे चलते हैं सर। पेड इन टू बैंक, अरे अच्छा पॉइंट है, नाइस पॉइंट, नाइस पॉइंट, प्लीज चेक। सर सब फोकस कर लेना, फिर लिख लेना। पेड इन टू बैंक, पेड इन टू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट। हमेशा जब भी लिखा हुआ है ना पेड इनटू बैंक, इसका मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या जमा करवाया? तो एक तो नीरज का चेक, और उसके साथ 2,500 रुपए का कैश। ठीक है, आप मुझे बताओ ओवरऑल एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड और टू कैश। कितना? चेक इन हैंड कितना? 17 आया क्या? ओके। चेक इन हैंड कितना? 14,500, और कैश कितना? 2,500। भाई बैंक में ओवरऑल क्या क्या मतलब कितना जमा हुआ? 17,000 जमा हुआ, उसमें से 14,500 का तो चेक जमा हो गया, और 2,500 का कैश जमा हो गया, ठीक है। अब इसमें इस एंट्री में ना एक तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी वाली कॉन्ट्रा है? बैंक टू कैश कॉन्ट्रा है, बाकी की नॉर्मल एंट्री है। बाकी की नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किधर जाऊं, क्या क्या लिखूं बताओ? डेबिट साइड पे जाओ, टू चेक इन हैंड और टू कैश लिख के बैंक अकाउंट में डाल दो, बैंक कॉलम में अमाउंट लिख दो। और क्रेडिट साइड में जाके बाय कैश, मतलब कैश के क्रेडिट में बाय बैंक लिख के कैश वाले कॉलम में क्रेडिट लिख दो। एक बार पहले इस एंट्री की पोस्टिंग देख लेना, फिर आप लिख लेना भाई, प्लीज समझ लो। तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो यहाँ आएगा टू चेक इन हैंड। कितना चेक इन हैंड? 14,500। और टू कैश कितना? 2,500। ये कैश वाला पोर्शन कॉन्ट्रा है, इसलिए इसके आगे यहाँ पे सी लगा दिया। डेट क्या है सर? 20 अप्रैल। और यहाँ पे 20 अप्रैल को कैश क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? बैंक की वजह से। कितना? 2,500। लिखो प्लीज। समझ में आया क्या? बैंक ओवरऑल डेबिट हो गया 17,000, कैश क्रेडिट हो गया 2,500। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो बोलो, चले आगे। ओके। पेड टू सुमन बाय चेक, एंट्री बोलो। सुमन को चेक दिया, एंट्री बोलो भाई। सुमन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां आ जाएगा बाय सुमन। 22 अप्रैल 25। कितना है? अब अच्छा ट्रांजेक्शन आ रहा है, अब आ रहा है अच्छा ट्रांजेक्शन। देखो देखो क्या हुआ, प्लीज चेक।
ये बोल रहा है कि सुमन का जो चेक, मतलब सुमन को जो हमने चेक दिया था ना, वो वापस से रिटर्न होके आ गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है? पैसे नहीं थे अपने अकाउंट में इसलिए पैसे नहीं कटे? नहीं, उसको तो फिर ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स बोलते हैं। वो तो बाउंसिंग हो जाता है। वो तो भाई कैश कम है इसलिए नहीं पे हुआ, तो वो तो होता है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब होता है कि मैंने जब चेक दिया होगा सुमन को, तब जो साइन करके दिए होंगे वो मिसमैच हो गए होंगे, डेट ऊपर नीचे कर दी होगी मैंने, या कहीं पे ओवर राइटिंग कर दी होगी, या मान लो चेक में से जो चेक की जो इंक होती है ना, मैग्नेटिक इंक, वो उतर गई होगी। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से भी चेक रिटर्न होके आ जाता है। तो कुल मिला के सुमन को पेमेंट नहीं पहुंची भाई, बात ये है। अब सुमन को पेमेंट नहीं पहुंची ना, पर अपन ने जब चेक दिया सुमन को, तब अपन ने एक बार तो बैंक को क्रेडिट कर दिया था। पेमेंट कटा मेरे बैंक से या कटा ही नहीं? कटा है, कटा ही नहीं? कटा ही नहीं, तो बैंक को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और सुमन को वापस क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। वापस से सुमन को मुझे मेरी क्रेडिटर बनानी पड़ेगी। तो क्या एंट्री होगी उस दिन? रिवर्स एंट्री होती है ना यार, क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन, पैसा आया, या रिवर्स कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन। चेक करना भी खत्म नहीं हुआ है, लिखना मत। क्या डेट है? देखो क्या हुआ, प्लीज चेक, प्लीज चेक। पहले तो सुमन को चेक दिया, एंट्री क्या हुई? सुमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब चेक की डिसऑनर हो गया, तो रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री में क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन। ये तो ठीक। अब सुमन मुझसे वापस पैसा मांगती है या नहीं मांगती है? पैसा मांगती है। सुमन को मैंने वापस से अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया? कर दिया। अब भाई साहब, सुमन तो कह रही है मुझे तो नगद गिना दो अभी के अभी। तो फिर मैंने सुमन को क्या करा? कैश दिया। अब क्या एंट्री हुई कैश देने की? इसमें दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, एक तो चेक डिसऑनर्ड और एक पेड कैश। तो चेक डिसऑनर की तो मैं एंट्री कर चुका, पेड कैश की एंट्री बताओ। सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है? सर सुमन को मैं चेक दे तो चुका था, उसका कुछ नहीं हुआ, उसका पैसा ही नहीं गया, तो सुमन को मुझे वापस से क्रेडिट करना पड़ा। चेक दे टाइम मैंने एंट्री की थी सुमन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुमन को डेबिट करे खत्म कर दिया था। पर जब पैसा ही नहीं मिला, सुमन को मुझे वापस क्रेडिट करना पड़ा, वापस से मुझे उसको अपनी लाइबिलिटी बनानी पड़ी। और अब जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ वापस से, तो एंट्री क्या कर रहा हूँ? सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश, सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ आ जाएगा बाय सुमन, और अब की बार कैश में पेमेंट कर दिया। अब फटाफट लिख लो। समझ में आया क्या आपको? क्या हुआ? हाँ तो हो तो बाउंस ही गया ना, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, बाउंस हो गया, सिंपल। पढ़े, आगे पढ़े, सेट है यहाँ तक? कौन सी? नहीं यार, कॉन्ट्रा एंट्री क्यों होगी? सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, तो सुमन डेबिट है, कैश क्रेडिट है, बैंक तो इसमें आया नहीं, तो कॉन्ट्रा एंट्री है ही नहीं ब्रो। बैंक चार्ज, बाउंसिंग चार्ज काटे गए भाई, चेक इशू कर दिया, लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा मैं, बाउंसिंग कार्ड चार्जेस काट लिए मेरे बैंक ने। कितने रुपए कट करे? 300 रुपए। मेरे लिए खर्चा हो गया, अपने लिए खर्चा है। अच्छा, बैंक क्या मुझसे कैश लेगी या बैंक से कट कर लेगी? बैंक से कट कर लेगी। क्या एंट्री होगी बताओ इसकी? बैंक चार्जेस, बाउंसिंग चार्ज नहीं बोलते, बोलते बैंक चार्ज ही है। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। 300 रुपीज मेरे बैंक से कट कर लिए भाई साहब, बाउंस हो गया मेरा चेक यार, पैसे नहीं दे पाया। टेक्निकल ग्राउंड्स जो भी था, 300 रुपये कट हो गए। ठीक है, चले आगे। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि भाई जब भी मेरा 29 अप्रैल आएगी ना, उस दिन मेरा इंश्योरेंस जमा करा देना, प्रीमियम जमा करा देना 2500 रुपए का। तो बैंक ने क्या करा? 2500 रुपये प्रीमियम जमा करवा दिया। अब जमा बैंक ने करवा दिया, इसका मतलब क्या है? बैंक का खर्चा है क्या? नहीं, किसने बोला? है तो मेरा ही खर्चा। बैंक ने तो मेरे अकाउंट से कट करके इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डाल दिया, पर है तो मेरा खर्चा। क्या एंट्री होगी बोलो? एक्सपेंस है मेरा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक ने मेरा इंश्योरेंस जमा नहीं कराया, टेक्निकल ग्राउंड पे बाउंस कर दिया क्रेडिट कार्ड से। अभी मैं उनसे आज दिन में लड़ रहा था, मैंने बोला जब मेरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, मेरे खाते में पैसे पड़े, तुमने बाउंस कैसे करा?
हेलो, सिबिल तो मेरी खराब होगी ना। अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है, मैं 12 बजा दूंगा। सिंपल है। हम लोग ने बहुत किया हुआ है। पूरे ट्विटर फ्यूटर मेल बाजी सब आती है अपने को। मैं बोला तुम मेरे को बताओ कि तुमने मेरे अकाउंट अकाउंट से पैसे क्यों नहीं काटे, जब मेरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट पड़ी है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, पॉइंट ऑफ सेल्स मेरी 50,000 की लिमिट है, 3,000 रुपए का ट्रांजेक्शन तुमने काट दिया, इज्जत मेरी खराब हुई ना। बाउंस मार दिया गलती से, बैंक की गलती है। अब उसके चार्जेस वो देंगे, मैं नहीं दूंगा। हाँ यार, चलो रुजीवाड़ा करते हैं बैंक वाले। तो क्रेडिट साइड लिखो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, अच्छा है पॉइंट, अच्छा है। निगम मेरा डेटर है, मेरा कस्टमर है, मैं उससे पैसे मांगता हूँ, ठीक है। अब उसने बोला सर आप रहते हो क्रिस्टल पार्क के यहाँ पे, मैं वहां पैसे देने आऊंगा, इससे बढ़िया आपका बैंक तो एचडीएफसी बैंक है। तो मैं तो बस स्टैंड के वहीं रहता हूँ, एक काम करो खाता नंबर बता दो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। डलवा दी उसने पैसे। क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम, बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम, समझ में आया? तो डेबिट साइड लिखो। और मुझे ना पता भी उस दिन ही चल गया, इंटीमेशन का मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने मैसेज देख लिया कि हाँ भाई निगम ने मेरे पैसे डाल दिए, तो मैंने रिकॉर्ड भी सेम डेट पे उसको ट्रांजेक्शन को कर दिया। ओके, क्लियर, पक्का, श्योर। लिख, समझ में आया क्या? अरे मेरे कस्टमर था, उससे मैं पैसे मांगता, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम कर दिया। आ गया या नहीं आया? टोटल लगाओ, 2 लाइन छोड़ गए कैश कॉलम की। कितनी आ रही है? 82,000। इसमें से माइनस करो ये क्रेडिट साइड, 55 माइनस करो, कितना आ रहा है? 82 में से 55 माइनस करो, कितना आ रहा है? बाय। हाँ आगे। बैंक का बताओ डेबिट कितना है? 93 डेबिट। डेबिट बताओ ना बैंक का। 93। तो करो, तो क्या हो गया? आप भी लगाओ टोटल, टोटल में क्या हो गया भाई? एग्जाम में कैसे करोगे फिर? अभी कैलकुलेटर का यूज मत किया करो, खुद ही लगाया करो, एग्जाम में फिर आपका पेपर हो नहीं पाता टाइम पे, स्पीड नहीं आती आपकी, इसीलिए नहीं आती। अभी तो बिना फॉर्मेट के। कितना आ रहा है? 1,18,800। अब करो माइनस, बताओ बैलेंस। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा करो भाई, फटाफट से करो, बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, कमॉन। 1,08,000 तो कैसे भी नहीं आ रहा भाई, 20 तो यही हो गए जो कम होने वाले हैं। हाँ कितना आ रहा है? वेरी गुड, इतने बच्चे बैठे हो टोटल नहीं लगा पा रहे, वेरी गुड यार, नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ऑनलाइन, वेरी गुड, पक्का। 93,500 डन। हाँ देख के बोल दिया इसने बैलेंस, टोटल पूछी बैलेंस बोल दिया देख के भाई ने। समझ में आ गया आपको पॉइंट? तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और अब मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।